नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अग्निवीर नाम से भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई हुई है, जिसमें जीडी, एसएससी जीडी, क्लर्क, टेक्नीशियन के लिए अलग-अलग पदों पर अलग-अलग परीक्षाएँ कराने की योजना है सरकार की। और बहुत सारे हमारे साथी परीक्षा के लिए शामिल भी हो चुके हैं। तो जो शामिल हुए हैं, वो लोग क्या करें कि उनको थोड़ा-सा कुछ यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है, शायद वो आपके बहुत ही काम का होगा और बेशक ये काम आने वाला है। इसी से चुने हुए प्रश्न आपके आएँगे साइंस में। साइंस का पोर्शन चाहे वो आपका जीडी हो, उसमें भी आ रहा है, क्लर्क है, उसमें भी साइंस आ रहा है, टेक्नीशियन है, टेक्निकल है, उसमें भी फिजिक्स आ रहा है। टेक्निकल में सिर्फ फिजिक्स होगा, ये बात ध्यान देना है। क्लर्क और जीडी में साइंस होगा, ठीक। तो साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा और जो टेक्निकल है उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस होगा। और आप सभी मिशन इंस्टीट्यूट से जुड़ चुके हैं, मिशन इंस्टीट्यूट पर जुड़ चुके हैं। छोटे से दो चार काम हैं जो कि आप लोग जानते हैं करने हैं। क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, आखिरी तक बने रहना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सभी को सूचना पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड। यूरिया कहाँ पर बनता है? यूरिया बनने की क्रिया कहाँ होती है? देखिए मेरे साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि यूरिया कहाँ बनता है। यूरिया ऑलरेडी जो बनने की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? यूरिया बनने की प्रोसेस वो होती है लीवर में। लीवर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बाइल स्रावित करता है, पित्तरस। क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्रावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या करता है? बाइल के बाद पित्तरस स्रावित करता है। दूसरा काम जो है, साथ ही साथ पित्तरस के बाद का एक बड़ा ही मेजर काम है इसमें करता है। वो क्या करता है? हिपैरिन स्रावित करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन स्रावित होगा। हिपैरिन नामक प्रोटीन स्रावित होगा। आगे एक बात और जान लीजिए, हिपैरिन अकेले नहीं स्रावित कर रहा है, इसके अंदर कूफर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कूफर सेल्स, कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कूफर सेल्स हैं मेरे साथियों, ये भक्षी कोशिकाएं होती हैं जो कि यकृत का एक विशेष लक्षण है। अब आपको मिल ही चुका होगा सही आंसर क्या है। आप लोग इसको फिंगर पर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लीवर का, चाहे आप एनडीए दीजिए, सीडीएस दीजिए, जीडी दीजिए, एमआर दीजिए, आप जो भी देना है दीजिए, आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। किससे? लीवर से। फिक्स क्वेश्चन है ये लीवर का। हाँ, सभी एग्जाम में ये कंटिन्यू पैटर्न पर चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ें। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अनदर पॉइंट, यूरिया बनने की प्रोसेस लीवर में होगी, ठीक है। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। देखिए, गुर्दे का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुर्दे का मतलब होता है किडनी। ये दो किडनियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में। क्या होती हैं? किडनियां, सेम के बीज के आकार की। यहाँ से ठीक मूत्र नली आएगी, ये भी हो गया, ठीक। अब ये मूत्र नली जो यूरेटर, इसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? यूरेटर। इसको नाम दिया जाता है मूत्र वाहिनी, ठीक। और ये सेम के बीज के आकार का जो आपके पास में है,
इसको हम लोग कहते हैं वृक्क किडनी कहेंगे। ठीक, किडनी से ठीक नीचे आकर के ये लग जाएगा यूरेथ्रा, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक, तो ये आपकी मांसल वाहिनियां होती हैं जिनसे होकर के यूरिन कहाँ जाता है, जिनसे यूरिन निकलेगा और यूरिन बहता हुआ कहाँ जाके भर जाएगा, मूत्राशय में। ठीक, यही काम यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो मांसल नलिकाएं जो यूरिन को कलेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं, यूरेटर हैं, मूत्र वाहिनियां हैं। यूटेरस गर्भाशय होता है, इसका संबंध इससे नहीं है। फिर रीनल पेल्विस का भी संबंध इससे नहीं है। ये बाइल डक्ट तो आप जान ही रहे हो, यकृत से जुड़ा हुआ है, पित्त का स्राव करेगा। तो ये आपका अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। ठीक है, किडनी की संरचनात्मक इकाई। देखिए भाई, किडनी की अगर हम बात करें, इसकी संरचनात्मक इकाई की बात करें, फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वो क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन उत्सर्जन की भी इकाई होती है, नेफ्रॉन किडनी की भी इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, साइटोन तंत्रिका कोशिका का भाग है, और कीटोन जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, इसके सही आंसर ना ये है, ना ये है, ना ये। बचता है आपके पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मुड़ी हुई कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो कि उत्सर्जन की इकाई हैं। इन्हीं के द्वारा उत्सर्जन की जो क्रिया है वो होती है। ये हमारा है नेफ्रॉन वृक्क नलिकाएं, इनके द्वारा यूरिन छानने की क्रिया की जाती है। ये उत्सर्जन की इकाई है, इसी को किडनी की इकाई या वृक्क की इकाई कहते हैं। ठीक है साथियों, लगातार आखिरी क्वेश्चन तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। आखिरी क्वेश्चन तक देखेंगे आप तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। और एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे प्रश्न अगला आ गया है, क्या कह रहा है प्रश्न, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं। भाई देखो यार, ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। किडनीज आर द नॉट ओनली, देख रहे हैं ना, नॉट ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी के लिए कह रहा है कि ये अकेला नहीं है, किडनी अकेला नहीं होता, और कोई है जो उत्सर्जन में भाग लेता है। जो एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन की जो आपकी प्रक्रिया है एक्सक्रीशन, ये किडनी अकेला नहीं करता, तो कौन कौन करता है। देखिए भाई, सबसे पहले तो लीवर, लीवर जो कि यूरिया बनाएगा। जब यूरिया बनाएगा तब तो यूरिया को छाना जाएगा, और यूरिया को छानने वाला कौन है, किडनी। छान कर क्या बनाएगा, ये मूत्र अलग करेगा। तो ये दो आर्गन हैं जो कि उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो आपको सही आंसर मिल चुका होगा। ठीक, हृदय उत्सर्जी अंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। जबकि त्वचा उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग हम मान सकते हैं। ठीक, फेफड़े भी उत्सर्जी अंग हैं, बट हार्ट इज नॉट ए excretory organ in the human body. Now we are going to the another question. Next one question is nephron associated with. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना होगा। क्या कह रहा है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। नेफ्रॉन आप लोग जान रहे हो उत्सर्जन की इकाई होता है ना। क्या नाम दिया गया इसको, उत्सर्जन की इकाई, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। तो अब आप समझ जाओ किससे जुड़ेगा, उत्सर्जी तंत्र से संबंध होगा इसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक टॉपिक अभी स्टडी किया था जिसका नाम क्या था, हम लोगों का जो टॉपिक अभी चला है थोड़ी देर पहले, उसका नाम था लीवर।
क्या नाम था? लीवर। जब मेरे भाई लीवर हमने पढ़ लिया, लीवर के बारे में हमने जान लिया कि लीवर हिपैरिन स्रावित करेगा, लीवर बाइल स्रावित करेगा, लीवर यूरिया बनाएगा, लीवर में भक्षी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कूफर सेल्स कहते हैं। तो मेरे भाई लीवर को पकड़ नहीं लेते यहाँ से, आंसर उठा लेते हैं लीवर। अब पैंक्रियाज होना नहीं, किडनी होना नहीं, छोटी आंत होना नहीं है, तो क्या हो गया सही आंसर इसका? सही आंसर इसका होगा लीवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इसमें कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए, किडनी उत्सर्जन तंत्र से रिलेट करता है, मूत्रवाहिनियां भी हैं, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होता है। ठीक, ये मूत्र को छानने का काम करेगा, ये मूत्र को ले जाएगा और यहाँ से बाहर होगा, बट गर्भाशय उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपका सही आंसर क्या मिलेगा? आंसर सी होगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस कब होता है, थोड़ी सी बात समझेंगे। डायलिसिस कब किया जाता है? देखिए, डायलिसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो उत्सर्जी पदार्थ है, क्या होगा? यूरिया। इसको ब्लड से छानने का काम किया जाएगा, और इसको छानने वाला कौन अंग है? इसके छानने के लिए होता है किडनी। अब जब मेरे भाइयों किडनी किसी का डैमेज हो जाए तो क्या होगा? फिर वो छान पाएगा? नहीं छान पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस द्वारा उसके वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर किया जाएगा। ठीक, बात समझ आई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धारीदार पेशियां होती हैं, जो मसल्स हैं जिनको पेशियां कहते हैं। पेशियां आपके पास तीन प्रकार की हैं। एक तो स्ट्रेटेड, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेखित। दूसरा अरेखित, और तीसरा हृद पेशियां। रेखित पेशियां वो होती हैं जो कि व्यक्ति की इच्छा अनुसार काम करती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होंगी, इस पर हल्के और गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। अरेखित पेशियां व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, इसमें सार्कोलेमा तो होगा लेकिन एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर हम बात करें हृद पेशियों की, तो हृद पेशियां शाखित पेशियां होती हैं जरूर करके, लेकिन इनमें एक पर एक ही न्यूक्लियस होता है। तो बहुकेंद्रकीय पेशियों की बात करें तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट जो पेशियां होंगे वो स्ट्रेटेड मसल्स हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहु नाभिकीय। नाभिक को हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में केंद्र कहते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न। मायोसिन और एक्टिन, ये दोनों होते क्या हैं? मांसपेशियों में हमारे, है ना, प्रोटीन होता है। मसल्स में कुछ प्रोटीन होता है जो मूवमेंट का काम करता है। बेसिक तौर पर ये मांसपेशीय प्रोटीन जो होती हैं वो दोनों हैं, एक्टिन और मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट ये काम कर नहीं सकता, वसा और एंजाइम के बस का है नहीं। एक्टिन और मायोसिन रॉड होती हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, ये पेशियों को गति देने का काम करते हैं। इन्हें मस्कुलर प्रोटीन कहा जाएगा, मांसपेशीय प्रोटीन इनको कहा जाता है। बात समझ आया? अगला प्रश्न। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो
को कवर करती है। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स मसल्स फाइबर। जो मांस सार्कोलेमा एक झिल्ली होती है जो किसके चारों ओर पाई जाती है? सार्कोलेमा मेरुदंड के चारों ओर पाई जाती है। ठीक, स्पाइनल कार्ड के। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? देखिए, हम लोगों ने मानव का कंकाल तंत्र पढ़ रखा है, सबने ऑफलाइन बैच में मानव का कंकाल तंत्र पढ़ा था। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, जैसे कि देखिए स्टेपेज, हैमर, एनविल, एक्स, तमाम नाम से हड्डियां लिखी हुई है यहाँ पर भी। देखिए, कानों में आपकी जो हड्डियां होती हैं, ईयर, कान में बाहर की तरफ से जो बोन आती है, ये पर जो ईयर ड्रम होता है उसका उस पर लगी होती है। इसको नाम देते हैं मैलियस। मैलियस का एक नाम और है हैमर बोन। ठीक, फिर यहाँ से इस तरह छोटी हड्डी फिर लगी होती है, इसको कहते हैं इनकस। इनकस का एक नाम और है एनविल। ठीक, और फिर इससे छोटी सी हड्डी लगी होती है जिसको बोलते हैं स्टेपेज। ठीक, तो ये आपके तीनों तो कान की हड्डियां हैं। बचा कौन? एक्स। एक्स कोई हड्डी नहीं होती है। सही आंसर क्या मिल गया आपको? एक्स। बात समझ आया? ठीक, अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाना है, जाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी आपको, साइंस के जो क्वेश्चन हमने दिए वो आपको कितने अच्छे लगे, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाएं और बढ़िया ढंग से आपको प्रिपरेशन कराएं। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को क्या कहा जाता है? ठीक, नी कैप जो होता है वो है क्या? पटेला, ये घुटना जिसको कहते हैं नी कैप क्या कहते हैं? नी कैप जो घुटने पर हड्डी लगी है ये नी कैप ही तो कहलाता है। नी कैप का मतलब है घुटना। घुटना जो कहते हैं, घुटना, घुटने टेक दिया मतलब पटेला, है ना? क्या होता है? पटेला होता है ये। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक फैक्ट बता दूं पहले। एक तो होता है लिगामेंट। क्या होता है मेरे भाइयों? लिगामेंट। और दूसरा होता है हमारे पास टेंडन। ठीक, एक तो होता है लिगामेंट और दूसरा क्या होता है? टेंडन। लिगामेंट जो होता है ये एक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डी को किससे जोड़ता है? मांसपेशियों से। अब आपको आपका आंसर मिल चुका है। लिगामेंट से कौन बढ़ेगा? हड्डी, मांसपेशी, नो, हड्डी एंड हड्डी। मिल गया ना? मिल गया ना सही आंसर? मजा आया करके? ठीक, इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों के हल करने हैं और आपको लगातार आखिरी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। जब आखिरी तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से प्रश्नों के हल देने हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी हमारे कानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कानों में। उसका नाम क्या है? स्टेपिज नाम है। कानों की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको स्टेपिज कहते हैं। कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे कानों में हड्डियां संयोजी ऊतक हैं, कानों को मोड़ा जा सकता है यार। देखो भाई, ऐसे बात को समझो, कान हमारे है ना, हड्डियां नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हड्डियां होती तो जानते हैं क्या होता? जितने बच्चे हैं सबके कानों में प्लास्टर लगा होता।
पहला चीज, या तो फिर वो प्लास्टर से बचना होता तो क्या करते, हेलमेट पहन के जाते। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे हैं बदमाशी करते और गुरु जी कान पकड़ के बैठ देते और कान की सारी हड्डियां जाती टूट, तो प्लास्टर लगवाए रहते। इसीलिए क्या सिस्टम बनाया, कान में हड्डियां ही नहीं दी, कान में केवल और केवल कार्टिलेज पाया जाता है। क्या होता है, कार्टिलेज, उपास्थियां होती हैं, इसमें कोई अस्थि नहीं पाई जाती। कान में क्या होता है, उपास्थियां होती हैं, अस्थि नहीं पाई जाती। ठीक, और इसी तरीके से आप लगातार लगे रहेंगे तो फिर मज़ा आएगा, चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहें, जुड़ कर पढ़ते रहें, समझते रहें। ठीक है, देखिए कान में हड्डियाँ हमने बताया कि मैलियस होगा, दूसरा इनकस होगा, तीसरा स्टिपिज होगा। अब इसमें देखिए, मैलियस को हैमर भी कहते हैं, ये मिल गया। इनकस को एनविल भी नाम देते हैं, ये मिल गया। स्टेपिज को स्टेपिज ही नाम देते हैं। आपको बी आंसर में मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं भी आंसर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था इसको, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए रेडियस अल्ना ये नहीं हो सकता, हाथों की हड्डियां हैं, ह्यूमरस हाथ की हड्डियां हैं, फीमर पैर की हड्डियां हैं, टीबिया पैर की हड्डियां हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक, अनदर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। विच पार्ट ऑफ द बॉडी बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड, शरीर का कौन सा अंग है जो कि बाइल जूस स्रावित करता है। याद करिए फटाफट, बाइल जूस कौन स्रावित करता है, याद आया, लीवर। हमने बताया था लीवर के फंक्शन, बाइल, हिपैरिन, कुफर, और क्या बताया इसके बारे में, याद करिए, यूरिया। तो ये सारे जो आंसर हैं आपके कहाँ से होने हैं, बाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पित्ताशय को संग्रहित और सांद्रित होता है। देखिए भाई, पित्ताशय जो है हमारा, वो पित्त ही इकट्ठा करता है, बाइल, बाइल बनाएगा, बाइल को स्रावित करेगा, बाइल को छोड़ देगा, ये काम हमारा यकृत करता है। यकृत जो होता है इस तरह से दोहरी रचना होती है, इसके नीचे जो फरो होता है वहाँ पर पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त भरा रहता है, ये होता है पित्ताशय। ठीक, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। भाई पाचन तंत्र को पता करना है तो कैसे पता करेंगे, माइक्रोस्कोप से पता होगा, नहीं होगा। फिर किससे पता होगा, इंडोस्कोप से पता होगा, नहीं। ऑसिलोस्कोप से होगा, नहीं। तो क्या करते हैं, रेडियोग्राफ कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, रेडियोग्राफ, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि पाचन तंत्र में कौन सा रोग हो सकता है। देखिए पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, विच एसिड इज यूज टू द बॉडी टू एड इन डाइजेशन, कौन सा एसिड है ना। चलो मैं बता देता हूँ। आमाशय एक थैलीनुमा अंग है जिसकी म्यूकोसा के द्वारा जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में अत्यधिक मात्रा में तो नहीं, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त ये अम्लीय माध्यम बना देता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, वाह क्या बात है, भोजन से जो प्राप्त होगी ऊर्जा उसको किस में नापेंगे, हाँ, केल्विन में, फैट में, एम्पियर में, नहीं, सब किस में, एम्पियर। इसमें तो विद्युत धारा को नापते हैं, है ना, विद्युत धारा को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं। फैट क्या है, फैट घी, लिपिड होता है, तो इसको भी नापने की कोई वजूद नहीं है। केल्विन से टेम्परेचर को नापते हैं, टेम्परेचर। और मुख्य रूप से कैलोरी क्या कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं, और ये ऊर्जा जो हमारे शरीर को भोजन द्वारा प्राप्त होती है। राइट आंसर क्या मिलता है आपको, कैलोरी मिलता है। ठीक, समझ आया। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं, बताइए, वोकल कार्ड, वॉइस बॉक्स,
लैरिंग्स, है ना, क्या नाम है इसके, लैरिंग्स, वोकल कार्ड या वॉइस बॉक्स, ध्वनि प्रोड्यूस करने का काम करेगा वॉइस बॉक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, यकृत है पाचन तंत्र का हिस्सा, हृदय है या नहीं है, आमाशय है, यही है। देखिए, बिना मुंह से खाए तो भोजन जाएगा नहीं, है ना, तो ये तो है ही पाचन तंत्र का हिस्सा। मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? माउथ कैविटी से। ठीक, माउथ कैविटी से स्टार्ट होगा, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक। ठीक, स्टमक के बाद फिर डुओडेनम, इस तरह से आया, और फिर यहाँ से छोटी आंत, बड़ी आंत, अंदर इसके घूम करके छोटी आंत चली आइए। ठीक, और यहाँ पे पैंक्रियाज, और ये हो गया लीवर। तो ये आपका होता है पाचन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ कैविटी है, ओसोफेगस, स्टमक है, लीवर देखो यहाँ पे लगा हुआ है, पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन हृदय कहीं पर मिला? नहीं मिला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक भाई, बात समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मछली से प्राप्त कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन से समृद्ध होता है? देखो भाई, कॉड लीवर ऑयल आ गया है ना। कॉड लीवर ऑयल मुख्य रूप से जो मछलियों का तेल है, फिश ऑयल है, इसमें एक सोर्स तो विटामिन ई होता है, दूसरा क्या होता है? विटामिन डी होता है। अब यहाँ पर देख लो आंसर क्या मिल रहा है, ई या डी? डी मिला है ना आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होगा रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होगा रिकेट्स। ठीक, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या है? विटामिन सी। सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। मिल गया ना आंसर? इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों का आंसर मिलेगा। आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? वाह, क्या बात है, है ना। कहते हैं केला खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। कौन सा विटामिन होगा केला में? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बोलिए। केला जो होता है, सबसे बड़ी बात, फास्फोरस का सोर्स है। फास्फोरस जो फास्फेट पाया जाता है, प्लस कैल्शियम भी केले में अधिक मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन सी भी रिच होता है केले में। तो केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक, तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। आप अंतिम तक मेरे साथ बने रहें, अंतिम तक बने रहेंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जा रही है। और साथ ही आपको छोटा सा काम करना है, मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर मेरे प्रश्नों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें, और आगे पढ़ते चलें कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है।
खून का जो ब्लीडिंग होना है, ब्लीडर डिसीज होता है जिसको कहते हैं, रक्तस्राव होना है, किस विटामिन की कमी से होता है? भाई हम लोग तो जानते हैं नैप्थोक्विनोन विटामिन के है। अभी तो हमने ए बी सी तीनों को बता डाला है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से त्वचा रोग और जनन क्षमता में कमी आती है, तथा विटामिन के से हैमरेज होता है। हैमरेज का आशय क्या है? रुधिर स्राव। ये ब्लीडिंग करने वाला विटामिन है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से दो बड़े पॉपुलर डिसीज होते हैं, एक तो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे का नाम मेरेस्मस है। क्या नाम है दूसरे का? मेरेस्मस है। मेरेस्मस है दूसरी बीमारी, प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में। एक बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब तीन आपको तो इसमें पता है यार कि ये विटामिन डी की कमी से होता है, ये विटामिन बी की और विटामिन सी, तो आप जान ही जाओगे क्वारेस्कोर और मैरेस्मस, ये दो बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। ठीक, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आप लोग लगातार कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए। रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन, विटामिन के होता है ब्लड को जमाने वाला, ई जनन क्षमता की कमी होती है, डी हड्डियों से रिलेटेड है, विटामिन सी त्वचा और इम्यूनिटी से रिलेटेड है, रक्त को जमने में सहायक होने वाला विटामिन के है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पेयजल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति के क्या लक्षण है? कोलीफार्म की उपस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से फ्लोराइड कंटामिनेशन होता है ना, फ्लोरीन जब जल में आ जाता है, इसको कोलीफार्म से रिलेटेड करते हैं। दांतों पर जो दांत हैं इस तरह से आपके बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, इस पर पीले पीले स्पॉट बनने लगेंगे, इसको फ्लोरोसिस कहते हैं, जो कि पानी में आने वाले फ्लोराइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी है, बी की कमी से होने वाली बीमारी बेरी है, विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी जनन क्षमता में कमी आएगी, और क्या होता है साथ ही साथ त्वचा रोग होते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, पता है कि नहीं? खूबसूरती वाला विटामिन नाम देते हैं, ब्यूटी पार्लर में इसी का यूज किया जाता है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, हाँ, सुंदर बनाने के लिए। डी की कमी से रिकेट्स होता है, अस्थि रोग होता है। अब आपको मिल चुका होगा विटामिन ए बी सी डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है। समझ आया आपको? बोलिए फटाफट। हाँ, मज़ेदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बिल्कुल एकदम आनंददायक। और साथ ही साथ आपको तो छोटे छोटे काम हैं वो करते रहने हैं। क्या करने हैं? लाइक करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और शेयर करते रहने हैं। ठीक है, पाचन तंत्र में मौजूदा रस में शामिल होता है। क्या होता है पाचन तंत्र में मौजूदा रस में भैया? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। HCl ये भोजन में जो पाचन तंत्र में स्रावित होने वाला रस है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द स्कल ऑफ ह्यूमन? मानव की खोपड़ी में कुल कितनी बोन होती हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोन्स की संख्या इसमें एक्चुअल कहीं लिखी ही नहीं है, स्कल कह रहा है खोपड़ी में। ठीक है, स्कल में कुल बोन्स की संख्या 29 होती है। चलो इसी को काट करके मैं 29 बना देता हूँ। देखिए, क्रेनियम जो होगा, कपाल की हड्डियां जो हैं, उसकी संख्या 8 होती है। फेसियल चेहरे की हड्डियां 14 होंगी। ईयर कान की हड्डियां 3 और 3 6 होंगी। हायड बोन 1 होगा। अब कुल जोड़ डालो, 14 6 20 8 28 और 1 29। कुल खोपड़ी में कितनी हड्डियां होंगी? 29 होंगी। इसको बोलेंगे कपाल अस्थियां, इसको बोलेंगे चेहरे की अस्थियां, इसको क्या बोलेंगे? कान की।
और ये क्या है, हायर्ड बोन है। तो इस तरह से कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। ठीक, देखिए बिल्कुल सभी को आप लोग कायदे से पढ़ते चलिए। ठीक, तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी, ओ, एंजियोप्लास्टी बता दे तो उसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी किसको कहते हैं, एंजियोप्लास्टी को कहते हैं। एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी है। गुर्दा ट्रांसप्लांट, कूल्हा ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या क्या दे रखा है यार, कैसे करोगे आप। आर्थो, आर्थो का मतलब क्या है, हड्डी। ठीक है, ये जानने का तरीका समझो। आर्थो किसके लिए यूज होता है, हड्डी के लिए। और प्लास्टी मतलब सर्जरी। अब इसमें हड्डी से रिलेटेड कौन है, हिप बोन, हिप बोन रिप्लेसमेंट, इसको क्या नाम देंगे, आर्थोप्लास्टी देंगे। समझने का तरीका समझिए, शार्ट ट्रिक समझेंगे तो आप प्रश्नों को बहुत बखूबी करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन। मानव की हड्डियों में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, देखो कैल्शियम। अब कार्बोनेट और फास्फेट यार, क्या सही है, कार्बोनेट होगा कि फास्फेट होगा, बोलिए। कैल्शियम के फास्फेट अधिक होते हैं, कार्बोनेट नहीं होते। कैल्शियम के फास्फेट Ca3PO4, इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। Ca3PO4 का ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट, इसकी मात्रा हड्डियों में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक स्थान पकड़े रहने के लिए बनाती है। पकड़े रहने का मतलब क्या, उसको पकड़ के बैठे रहना नहीं है। पकड़े रहने का मतलब यहाँ पर है जोड़ने के लिए। जो हड्डी है, ठीक, इसको जोड़ने वाले जो ऊतक होंगे उनको क्या कहेंगे, हड्डियों का। हड्डियों से जोड़ कौन लगाता है, दो तरह के जोड़ लगते हैं, एक हड्डियों से हड्डियों के बीच में लगता है और एक हड्डियों का मांसपेशियों में लगता है। इसको बोलते हैं भाई लिगामेंट, स्नायु कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, लिगामेंट। ये तीनों नहीं है। ठीक, तो ये आपको जो अगला प्रश्न हमारा मिल चुका है वो क्या मिला, ये। ठीक, देखिए लगातार आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस अनुभवों को साझा करना, ताकि हम लोग फिर से नए वीडियो लाएं आपके लिए, नए जो है लाइव क्लासेज करें। आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना है, मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारे प्रश्न आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी परीक्षा में सफल हो। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, कैसे बनी रहती हैं, द फ्रोजन लेयर ऑफ रिमेन ऑन द टीथ, केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। अब आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा मिल जाए आप समझ जाना कि वही लेयर है। जब ब्रश करते हो तो ये सब हट जाएगा और मोनली जो दांतों पर परतें बनी हैं, ओरल एसिड होगा, बैक्टीरिया होगा, फूड पार्टिकल्स होंगे, सेप्टम होगा, सब कुछ मिल करके क्या बनाएगा, दांतों पर एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अब यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। फाइनली मैं लास्ट में आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, आप सभी लोग लगातार क्लास में ज्वाइन रहें, क्लास को करते रहें। ठीक, और हमारा जल्द ही अगली क्लास फिर आपको मिलेगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इसको ज़रूर दबाएं, ताकि
सबसे पहले आपको मैसेज पहुंच सके। इसी के साथ मैं श्रवण मिश्रा आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।